नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज के हमारा टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ओके, तो देखिए, हमें यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशंस के फंक्शन पूछे गए ना, क्या आप इन इंटीग्रेशंस के फंक्शंस को कोई भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के मेथड्स या फिर इंटीग्रेशन के रूल्स यूज करके क्या आप इनमें से किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सोचो सोचो। तो देखिए, इस प्रकार के जो भी इंटीग्रेशंस के फंक्शंस है ना, वो सॉल्व करने में बहुत कठिन है। ये हम नॉर्मल मेथड्स या फिर ट्रिक्स या फिर फॉर्मूलाज यूज करके इन्हें सॉल्व भी करने जाए तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इन्हीं प्रकार के इंटीग्रेशंस के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन इस रूल का यूज करते हैं। तो देखो, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसे हम DUIS रूल ऐसे भी बोलते हैं। तो देखिए, आपको तो ये बात तो पता ही है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या? d/dx अंडर इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन का मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ f(x)dx। ओके, तो देखो, DUIS डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यही हो गया हमारा DUIS। अब एक्चुअल में DUIS का मतलब क्या होता है, उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हम इस प्रकार के डिफिकल्ट इंटीग्रेशंस के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार यूज करते हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, DUIS ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे कि फेमस स्टीव जॉब्स ने उनके फेमस टॉक में कहा था कि कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ डॉट्स में, कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आए कि हम इसे क्यों सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब हम एक सब डॉट्स पढ़ लेंगे ना, जब हम आपको ये सब डॉट्स समझा देंगे, तब आपको क्या करना है, बस इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करना है। ये डॉट्स कनेक्ट करते करते ही आपका DUIS का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो, तो अब हमारा सबसे पहला डॉट है, हमारी सबसे पहली कॉन्सेप्ट है कि कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और हम पैरामीटर किसे बोलते हैं। तो देखिए, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x अपॉन a प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस x, और इस फंक्शन का हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लेना है। देखिए, इस फंक्शन का हमें विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लेना है। तो हमें बस ये देखना है कि देखो, यहाँ पे x के फंक्शंस कौन से हैं और बाकी रिमेनिंग फंक्शंस कौन से हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या है, साइन x, तो साइन ऑफ x ये भी x का ही फंक्शन है ना। यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ x, तो x भी x का ही फंक्शन है, कॉस ऑफ x भी x का ही फंक्शन है। अब देखो, यहाँ पे क्या बचा, a और b। तो जो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू हम जिसके इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, वो छोड़ के हमारे जो भी फंक्शंस है, जो भी टर्म्स बचती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरामीटर। ओके, देखिए, यहाँ पे हमारे फंक्शन कौन कौन से हैं, x, a और b, लेकिन हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, तो x को आप छोड़ दो। अब x को छोड़ के जो भी टर्म्स बची, यहाँ पे क्या बचा, a और b, इन a और b को ही हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ओके, इन a और b को ही हम पैरामीटर बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, इसी पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को हम और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ x dx। अब देखो, इस फंक्शन में हमें, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये x रेज टू अल्फा, x तो x का ही फंक्शन है ना, लॉग ऑफ x भी x का ही फंक्शन है, लेकिन ये अल्फा, अल्फा तो x का फंक्शन नहीं है ना। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन में हमारा अल्फा क्या होगा, अल्फा हमारा इस इंटीग्रेशन के फंक्शन का पैरामीटर बन जाएगा। आ गई बात समझ में? ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब देखो, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस a टाइम्स साइन ऑफ x dx। अब देखिए, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है। साइन ऑफ x तो x का ही फंक्शन है, और यहाँ पे क्या बचा, a और 1। देखो, 1 तो अपना न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आप भूल जाओ। अब यहाँ पे क्या बचा, a। इसी का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन में हमारा पैरामीटर क्या होगा, a हो जाएगा ना। आ गई बात समझ में?
इस फंक्शन में हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में जो जो फंक्शंस की वैल्यूज़ है या फिर जो जो अलग अलग टर्म्स है उनको हमने बस कंपेयर किया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है जो एक्स का ही फंक्शन है, और यहाँ पे ए है जो एक्स का फंक्शन नहीं है। तो जो भी विथ रिस्पेक्ट टू हम जिसके इंटीग्रेट करने वाले हैं उसका फंक्शन नहीं होगा तो वही हमारा पैरामीटर बन जाएगा। आ गई बात समझ में? तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, साइन ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी टाइम्स ऑफ साइन एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स, इसमें हमारा पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी? अब आप मुझे ये बताओ। अब देखो, आपने तो इसे सही किया ही होगा, फिर भी हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमें इस फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स तो एक्स का ही फंक्शन है, यहाँ पे भी साइन एक्स तो एक्स का ही फंक्शन है, बचा क्या, ए और बी। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पैरामीटर क्या बनेंगे, ए और बी हमारे इस फंक्शन के पैरामीटर बन जाएंगे। आ गई बात समझ में? ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन में हमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस ए टाइम्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो, अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। हमें इस फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स का ही फंक्शन है, ये एक्स भी एक्स का ही फंक्शन है, तो बचा क्या, सिर्फ ए ही बचा ना। इसी का मतलब क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन में हमारे पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी? जी हाँ, इस फंक्शन में हमारे पैरामीटर की वैल्यू ए हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो देखो, आपने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग द डॉट्स में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे समझ के लिया, और वो क्या है, हमारा पैरामीटर। ओके, तो देखो, आपने पहला कॉन्सेप्ट तो समझ के लिया। अब मैं आपको और एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमें पता है, यहाँ पे फ्रॉम 0 टू पाई ये इसकी लिमिट्स है, यहाँ पे फ्रॉम 0 टू 1 ये इसकी लिमिट्स है, यहाँ पे फ्रॉम 0 टू पाई ये इसकी लिमिट्स है, लाइक वाइज। ओके, तो हमें अब ये कॉन्सेप्ट समझ के लेनी है कि कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो देखिए, मान लो हम इस एग्जाम्पल की बात करें, हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इस यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ए और बी। तो देखें, हमारी जो भी लिमिट्स होते हैं, अगर वो लिमिट्स पैरामीटर की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, हमारे जो भी लिमिट्स है, यहाँ पे हमारी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू पाई, अगर ये लिमिट्स की वैल्यू पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पैरामीटर के ऊपर ही मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स क्या है, ए और बी। अगर हमारे लिमिट्स के इंटीग्रेशन के जो भी लिमिट्स है, अगर वो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी का मतलब क्या हुआ, हमारे ये जो भी एग्जांपल है ये हमारा कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का फंक्शन है। ओके, अब देखो, इस एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारी जो भी लिमिट्स है, लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू 1। ओके, और यहाँ पे हमारे पैरामीटर की वैल्यू क्या है, अल्फा। तो 0 और 1 ये अल्फा के ऊपर डिपेंड नहीं करते ना। इसी का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन भी हमारा कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के अंडर काम आता है। ओके, अब देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पे हमारे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू पाई, और यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ए। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इसके लिमिट्स इसके पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते ना, तो ये भी हो गया हमारा कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। आ रही है बात समझ में? ओके, अब देखो, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ए और बी। तो 0 टू 2 पाई ए और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करते ना, तो ये भी हमारा कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बन गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें भी आप मुझे बता सकते हो ना, सोचो सोचो। ठीक है, चलो अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 टू ए, फ्रॉम 0 टू ए, और यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ए। तो ए और ए, इसी का मतलब क्या हुई, यहाँ पे जो भी लिमिट्स है वो हमारे पैरामीटर ए के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारा कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे वेरिएबल लिमिट ऑफ
इंटीग्रेशन। ओके, तो वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को हम इस प्रकार के एग्जांपल्स को हम वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का ये आसान भाषा में मतलब क्या, जो हमारे लिमिट्स की वैल्यू है अगर वो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है, देखो यहाँ पे पैरामीटर हमारा ए है और यहाँ पे भी हमारा ए है, इसी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन के जो भी लिमिट्स है वो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एग्जाम में जो भी हमारे एमपीएससी एमईएस के प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर ही हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो इसके ऊपर के जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी क्वेश्चंस है ना, यही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। ओके, जो वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, जो पैरामीटर पे, जिसकी लिमिट्स की वैल्यू पैरामीटर पे डिपेंड करती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में नहीं पूछे जाते, हमें बस कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आ गई बात समझ में। तो देखो हमने अभी इस पेज पे जो भी कॉन्सेप्ट देखी वो हमारा कनेक्टिंग दी डॉट्स था, वो हमारा कनेक्टिंग दी डॉट्स में हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, पैरामीटर। ओके, अब तो आपको ये बात समझ में आ गई ना। अब आप क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन के फंक्शन को देखते ही हमें बता सकते हो ना कि पैरामीटर क्या है। ओके, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट कनेक्टिंग द डॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू हमारा नेक्स्ट कनेक्टिंग द डॉट्स उसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन के थ्रू हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ना, उसे हम इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, लेट फंक्शन y कॉमा टी। देखो यहाँ पे फंक्शन y कॉमा टी ऐसा अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा फंक्शन है ना वो y और t इन दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स y प्लस t⁴, मतलब ही क्या, यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन है ना वो y और t के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ इन ब्रैकेट y कॉमा टी। आ गई बात समझ में। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y कॉमा टी विथ रिस्पेक्ट टू, हमें इस जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1। तो देखो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या होगा। अब तो आपको समझ में आज आ रही है ना बातें, आप मुझे बता सकते हो ना पैरामीटर क्या होगा। चलो मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 फंक्शन ऑफ y कॉमा टी डी वाई। देखो फंक्शन ऑफ y कॉमा टी मतलब क्या, 2 टाइम्स y प्लस t⁴, और इसका विथ रिस्पेक्ट टू y हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, अब देखो अगर आप सिंपल बस इतना ही ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन यहाँ पे फंक्शंस क्या क्या है, y और t। तो देखो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन बचा, t बचा ना, इसी का मतलब क्या हुआ, हमारा पैरामीटर क्या बन जाएगा, t। ओके, यहाँ पे हमारा पैरामीटर होगा t। इसी बात को आप इस इक्वेशन के थ्रू भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से है, y और t। ओके, y और t यहाँ पे हमारे फंक्शंस है, तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो हमारा कौन सा फंक्शन बचा, सिर्फ t⁴ ही बचा ना, मतलब ही क्या, t। तो हम यहाँ पे हमारा पैरामीटर t बन जाएगा। देखो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि ये हमारा कनेक्टिंग द डॉट्स कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। अब देखो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। तो देखो 2 का 2 जैसे कि वैसा ही, y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y² 2 प्लस देखो t⁴, तो जैसे कि वैसा ही इंटू 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y। ओके, और यहाँ पे हमें बस लिमिट्स की वैल्यू डालनी है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया था, इसी का मतलब क्या होगा, अब हमारे यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनकी वैल्यूज हमें इस y के फंक्शन में बस प्लग इन करनी है। ओके, देखो ये सब बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, जिनको थोड़ी बहुत आइडिया है, उनके लिए मैं ये सब बातें रिपीट कर रहा हूँ, जिनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, y की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो y का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस t⁴ टाइम्स y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। ओके,
ये हो गया अपर लिमिट की वैल्यू, माइनस अगर हम माइनस करके हम लोअर लिमिट की वैल्यू y की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, प्लस t⁴ टाइम्स y की वैल्यू क्या है 0, तो 0। ओके, तो ये पूरा फंक्शन 0 ही बन जाएगा ना। तो हमारे इस फंक्शन का सोल्यूशन क्या होगा 1 प्लस t⁴, ये हमारे इस इंटीग्रेशन के फंक्शन का आंसर हो गया। अब देखो, अब आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे हमारा जो भी कंक्लूजन है ना उसको समझ के लेने की कोशिश करनी है। अब देखो हमारे यहाँ पे जो भी आंसर आया है ना, इस इंटीग्रेशन का हमारा जो भी आंसर आया वो हमारा पूरी तरह सिर्फ t के ऊपर डिपेंड करता है। ये फंक्शन हमारा y के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी का मतलब क्या हुआ, t के ऊपर डिपेंड करता है मतलब ही क्या, ये हमारा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी का मतलब क्या हुआ, हमारा जो भी आंसर आया वो हमारा फंक्शन ऑफ पैरामीटर है। ओके, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। देखिए हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखा इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने पैरामीटर देखा, पैरामीटर क्या था t, और जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो वो जो सॉल्यूशन था वो भी पूरी तरह पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसी का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार के इंटीग्रेशंस को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसका जब भी आंसर आएगा वो पूरी तरह फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा। आ गई बात समझ में। तो देखो अगर आपको इस प्रकार को कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एकदम बेसिक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन थ्योरी अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर DUIS के इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन बनता है तो आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, तो आप उसे आसानी से बता दोगे ना कि वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा। आ गई बात समझ में। ओके, तो अब हमने हमारा जो कनेक्टिंग द डॉट्स जो हमारी कॉन्सेप्ट नंबर 2 थी उसे भी समझ के ले लिया। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन का हमारा कंक्लूजन क्या है कि जब भी हम इस प्रकार के इंटीग्रेशन के फंक्शंस को सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो भी पैरामीटर होगा, ओके, वही इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन होगा। मतलब ही क्या, इंटीग्रेशन का हमारा जो भी फंक्शन है वो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमेशा फंक्शन ऑफ पैरामीटर ही होगा। आ गई बात समझ में। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो मान लो कि आपको कोई सिंपल सा इंटीग्रेशन का फंक्शन पूछा गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 x⁻n dx, इसकी आपको वैल्यू पूछी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो ना। आप क्या बोलोगे, x⁻n का हमें इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x⁻n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। ये तो हमारा डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज किया, और इसकी लिमिट्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या करना है, x के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा 1n+1 अपॉन n+1। देखो 1 एनीथिंग क्या होगा 1 ही होगा ना, तो इसका हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा 1 अपॉन n+1। तो देखो आपने यहाँ पे एकदम आसानी से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल ली। ओके, तो देखिए आपने इस फंक्शन का तो डायरेक्टली एकदम आसान भाषा में एकदम आसानी से डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके इस फंक्शन का तो इंटीग्रेशन निकाल लिया, लेकिन क्या आप यहाँ पे हमारी जो भी इंटीग्रेशन के फंक्शन है ना, क्या आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो क्या, जी नहीं। देखो आप इंटीग्रेशन के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए चाहे इंटीग्रेशन के कोई भी ट्रिक्स कोई भी मेथड्स कोई भी फॉर्मूला लगा लो, ओके, फिर भी आपको ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल जाएगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखो अगर आप इन इंटीग्रेशंस के फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो क्या आप d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx निकाल सकते हो क्या, जी नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जो हमारे इंटीग्रेशन के फंक्शंस थे उन्हें ही सॉल्व नहीं कर सकते तो उसका डिफरेंशिएशन तो भूल ही जाओ, क्योंकि अगर आप अंदर वाली टर्म सॉल्व नहीं कर सकते जो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx है, अगर आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन ही नहीं निकाल सकते तो आप उसका डिफरेंशियल कैसे निकालोगे, ये तो मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को, इस प्रकार के जब सिचुएशंस आती है उनको सॉल्व करने के लिए जब आपको कठिनाई जा रही होगी तो तब हम यूज करेंगे DUIS मेथड। ओके, ये है हमारा डॉट नंबर 3। ओके, ये हमारा था कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि हम DUIS को ही यूज क्यों करते हैं। ओके, अब देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी बिल्डअप हो रही होगी, लेकिन अभी भी आपके मन में डाउट्स होगा ना
कि DUIS रूल हम कैसे लगाते हैं, इससे ये जो डिफिकल्ट दिखने वाले जो भी इंटीग्रेशन के फंक्शंस थे उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हम हमारा कनेक्टिंग द डॉट्स जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो हमें DUIS के बारे में समझने में और हम उसे ही क्यों यूज़ करते हैं ये आपको समझाने में और हेल्प करेगा। तो अब हम हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसे हम बोलते हैं लेबनिट्स रूल। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसी को हम क्या बोलते हैं, DUIS। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम DUIS ऐसे भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखी, जो भी हमने कनेक्टिंग द डॉट्स देखे, उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ हमारा जो लास्ट डॉट था ना उसे भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इफ अ फंक्शन f of x, अल्फा of two variables x and अल्फा be integrated with respect to x। ओके, तो देखो आप मुझे बताओ, अगर हमारा f of x, अल्फा है और इसे हम with respect to x अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या होगा, अगर हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे फंक्शन कौन सा बचा, अल्फा वाला। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर क्या बन जाएगा, अल्फा ही बन जाएगा ना। और इसकी लिमिट्स क्या है, बिटवीन a एंड b। तो देखिए इफ अ फंक्शन f ऑफ x, अल्फा ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड अल्फा, और अल्फा के यहाँ पे क्या लिखा है, पैरामीटर। ये इसको हमने अल्फा को पैरामीटर क्यों बोला, क्योंकि हमने इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, अल्फा dx इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर, जो हमने अभी अभी देखा था। ओके, तो देखो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ अल्फा when it exists, it is not always possible to first evaluate this integral। देखो अब भाई अभी हमने देखा था ना, d बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ही नहीं निकाल सकते तो उसका हम क्या डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं क्या, जी नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ओके, वही हमें यहाँ पे बोला गया है, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ अल्फा व्हेन इट एग्जिस्ट, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फर्स्ट इवेल्युएट दिस इंटीग्रल एंड देन टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, ये बात पे आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमें इस प्रकार का कोई सिचुएशन होगा जो हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उन्हीं इक्वेशंस को, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को, इसी प्रकार के इंटीग्रेशंस के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेबनिट्स रूल। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को, इंटीग्रेशन के फंक्शंस को आसान भाषा में सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेबनिट्स रूल। ओके, अब आता है हमारा कनेक्टिंग द डॉट्स नंबर 4, जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हमारा लेबनिट्स रूल क्या है, लेबनिट्स रूल मतलब ही हमारा है कनेक्टिंग द डॉट नंबर 4, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए लेबनिट्स रूल हमें क्या बताता है, इफ अ फंक्शन ऑफ x, अल्फा एंड उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड अल्फा। देखो आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ के लेनी है, बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड अल्फा। अब देखो आपको अगर DUIS के टॉपिक के ऊपर या फिर लेबनिट्स रूल के ऊपर अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आपको बस इतना ही पूछेंगे, जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का विथ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर है वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड अल्फा ही होना चाहिए। ओके, आपको बस इतनी ही चीज़ याद रखनी है कि वो कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड अल्फा होना चाहिए। आ गई बात समझ में। ओके, अब देखिए इसके बाद हमें क्या बोला गया है, देखो ये जो हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन था ना उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेने से पहले हमने क्या किया है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ओके, अब आपको यहाँ पे एकदम ऑब्जर्व करने वाली बात है। देखो इंटीग्रेशन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर इज इक्वल टू उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और बाद में उसका इंटीग्रेशन। ओके, देखो आपको अभी ये चीज़ अगर समझ में भी नहीं आती तो आप इसे सिंपली भूल जाओ, बस इसे देखो और भूल जाओ। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। ओके, देखो ये सब मैथमेटिकल इक्वेशंस है, अगर ये आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, अगर ये इक्वेशंस आपको समझ में नहीं आते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते देखते आपको सारी चीज़ें और आसान हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे जो सब हमारे जो भी डॉट्स थे ना, हमें क्या करना है, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने बताया था, हमें कनेक्टिंग द डॉट्स करना है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमने जो भी डॉट्स थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट देखी उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखो, फर्स्ट डॉट में हमने क्या देखा था कि पैरामीटर क्या होता है। ओके, पैरामीटर क्या होता है वो हमने फर्स्ट डॉट में देखा था। उसके बाद के डॉट में हमने क्या देखा था कि जो भी हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है, अगर हम उसका सॉल्यूशन निकालें तो वो हमारा फंक्शन ऑफ पैरामीटर आ जाएगा। ये हमने उसके बाद देखा था। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद का डॉट हमने देखा था कि अगर हम इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन का फंक्शन कभी सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसके बाद का डॉट हमने ये देखा था। और इन जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे कि जो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट डॉट देखा था लेबनिट्ज रूल, जो हमें क्या अलाउ करता है। देखो, स्टार्टिंग में अगर हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते ना, ओके, अगर हम स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उसका विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफ्रेंशिएट किया और बाद में हमने उसका इंटीग्रेशन निकाला। ये था हमारा लास्ट डॉट। तो देखो, अगर हम इन चारों डॉट्स को अब कनेक्ट कर दें, ओके, अगर अब हम इन चारों डॉट्स को कनेक्ट कर दें तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ओके, अगर हम इन चारों डॉट्स को कनेक्ट कर दें कि पैरामीटर क्या होता है, उसके बाद जो भी हम इंटीग्रेशन के फंक्शन सॉल्व करते हैं वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर होता है। उसके बाद हम जो डिफिकल्ट दिखने वाले इंटीग्रेशंस के फंक्शंस है उसका सबसे पहले इंटीग्रेशन ले ही नहीं सकते, तो हम उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते। वो गया हमारा डॉट नंबर 3। और इसी के लिए हमने यूज़ किया लेबनिट्ज रूल। इसी के साथ आपका लेबनिट्ज रूल हम क्यों यूज़ करते हैं और उसे कैसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें आपको बेसिक आइडिया तो आ चुका होगा। देखो, अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, इसके क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसके लिमिट्स क्या है, ए टू बी। देखो, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन है ना, उसी को अगर हमने एफ ऑफ अल्फा बोला, ओके, और अगर इसी इंटीग्रेशन का हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, यहाँ पे अल्फा हमारा पैरामीटर है, ओके, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा और बाद में उसका इंटीग्रेशन। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे हम यूज करेंगे। ओके, अब देखो, इसके बाद हमें क्या बोला गया है, अब आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर आउट हो जाएंगी। लेबनिट्ज रूल इनेबल्स अस टू डिराइव फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल द वैल्यू ऑफ अनदर डेफिनेट इंटीग्रल विच इट मे अदरवाइज बी डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू इवेल्युएट। ओके, ये बात तो आपको अब समझ में आ ही गई होगी। अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ही नहीं निकाल सकते तो हम बाद में उसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए द रूल अंडर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ऑफ एन इनफाइनाइट इंटीग्रल इज सेम एज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, देखो, ये बात आपको समझ में नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम है, आप इसे भूल जाओ। अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा ना कि हम DUIS रूल क्यों यूज करते हैं, लेबनिट्ज रूल का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अब देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे ना तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से और बेटर वे से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी वीडियो में एक एक छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू अल्फा -1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, और इसके लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी गई है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, देखो, जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तब हमें सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा, हम देखेंगे कि पैरामीटर कौन सा है। ओके, तो देखिए, हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। तो लॉग ऑफ एक्स तो एक्स का ही फंक्शन है, एक्स भी एक्स का ही फंक्शन, तो बचा क्या, अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर बन जाएगा अल्फा। ओके, देखो, आपको फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो भी फंक्शन दिया गया है ना उसे हम आई बोलते हैं, और जो भी हमारे यहाँ पे इक्वेशन है ना उसे जैसे कि वैसे ही हम लिख लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स रेस टू अल्फा -1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमने जो भी हमें गिवन क्वेश्चन था उसे हमने आई एग्री कर लिया, उसे हमने आई सपोज किया, उसे हमने आई नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, देखो, अगर हम इस फंक्शन का, अगर हम इसके बाद की हमारी स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
पैरामीटर। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, जो भी हमारा इंटीग्रेशन का जो भी फंक्शन है ना उसे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डो आई बाय डो अल्फा, मतलब क्या हमने क्या किया, जो इंटीग्रेशन का आई जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो सेम चीज हम इस साइड भी करेंगे ना, डो बाय डो अल्फा ऑफ इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। हमने अभी अभी क्या देखा था, लेबनिज रूल हमें क्या बताता है, देखो इंटीग्रेशन के फंक्शन का जो भी हमारा फंक्शन है उसका सबसे पहले आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करो और बाद में इंटीग्रेशन लो, तो भी सेम ही चीज़ है। ये हमें लेबनिज रूल बताता है। तो यहाँ पे हमारा अंदर क्या आएगा, एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे डी एक्स। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to 1। ओके, आ गई बात समझ में। इसके बाद देखो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, देखो सेकंड स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें लेबनिज रूल अप्लाई करना है। ओके, जो इस प्रकार है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस यहाँ पे हमें बस जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर करना है। मतलब पैरामीटर ही मतलब क्या, अल्फा, मतलब ही क्या, इस फंक्शन का हमें विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करना है। ओके, अब आप इन सबको भूल जाओ, अब हमें बस इसी टर्म को सॉल्व करना है। ओके, अब देखो अगर ये हमारा फंक्शन आई है और अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर तो हम इसे आई डैश भी बोल सकते हैं ना, हम इसे आई डैश बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इंटीग्रेशन की टर्म जैसे कि वैसे ही। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर अल्फा। तो देखो यहाँ पे 1 अपन लॉग एक्स है ना, तो ये तो कांस्टेंट ही है क्योंकि लॉग एक्स तो हमारा अल्फा का फंक्शन नहीं है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। अब देखियो एक्स रेज टू अल्फा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होगा, इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। और हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स क्या होता है, ए रेज टू एक्स लॉग ए। सिमिलरली डी बाय डी अल्फा ऑफ एक्स रेज टू अल्फा क्या होगा, एक्स रेज टू अल्फा लॉग ऑफ एक्स। ओके, आपको सिंपल सा डिफरेंशिएशन तो निकलते आता ही होगा ना, अगर आपको पता भी नहीं होगा तो आप बस इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 अपन लॉग ऑफ एक्स, इस फंक्शन का एक्स रेज टू अल्फा माइनस 1, इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो एक्स रेज टू अल्फा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होगा, एक्स रेज टू अल्फा लॉग ऑफ एक्स, एक्स रेज टू अल्फा लॉग ऑफ एक्स। और 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होगा, 0। ओके, तो उसे आप भूल जाओ। अब देखिए यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स से लॉग ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स से लॉग ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, देखो इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 एक्स रेज टू अल्फा। ओके, यहाँ पे डी एक्स लिखना मैं भूल गया, आप इसे मत भूलना, एक्स रेज टू अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी एक्स। ओके, आ गई बात समझ में। देखो अब आपको एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करनी है, आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है, देखो यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन था ना वो दिखने में कितना मुश्किल था, उसे देखते ही ऐसा लग रहा था ना कि उसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन था आप इसे देखो और यहाँ पे जो भी हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन बचा है उसे देखो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हम DUIS रूल ही क्यों यूज करते हैं। ओके, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1 एक्स रेज टू अल्फा डी एक्स, इस फंक्शन का सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन लेना है। तो वो क्या होगा, एक्स रेज टू अल्फा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स रेज टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। अब देखो अगर आपको ये भी इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्स रेज टू एन प्लस 1
अपॉन n+1। ये सेम फार्मूला हमने बस यहाँ पे अप्लाई किया है। आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें x के जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो देखो, अगर हम x के जगह पे अपर लिमिट 1 की वैल्यू प्लग इन कर दे तो 1/α+1, 1 एनीथिंग क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे 1/α+1 इसका सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, लेकिन देखो ये हमने जो भी सॉल्व किया था ना, ये था हमारा आई डैश। क्योंकि हम इसे आई डैश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जो भी हमारा आई फंक्शन था, जो भी हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन था, उसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, डिफ्रेंशिएशन किया, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे आई डैश नाम दिया है। देखो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसीलिए मैं आपको जितना स्लो, जितना आसान वे से समझाने की कोशिश कर सकूं, जितना आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर सकूं, उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफ्रेंशिएट किया था। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर हमें वापस हमारा आई की वैल्यू निकालनी है, देखो अब हमारा जो आई डैश फंक्शन आया है उसको अगर हमें वापस आई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया था ना, तो अगर हम इसी फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर इंटीग्रेट कर दे तो हमारा आई फंक्शन आ जाएगा ना। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब आई डैश का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, क्योंकि इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू हमने पैरामीटर डिफ्रेंशिएट किया था तो वो हमारा आई डैश आया। लेकिन आई डैश से अब हमें अगर वाई वापस आई की ही वैल्यू निकालनी है, आई का ही फंक्शन लाना है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमें यहाँ पे आई की वैल्यू चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट किया था ना, उसी को रिवर्स करने के लिए अब हम इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि देखो देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मान लो अपना f(x) इक्वल टू है sin x। ओके, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin x की वैल्यू पूछी गई है, इंटीग्रेशन ऑफ sin ऑफ x dx, आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन देखो अगर आपने सबसे पहले इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया तो उसका आंसर क्या आया, cos ऑफ x। लेकिन देखो आपको पूछा क्या गया था, आपको sin ऑफ x पूछा गया था ना, लेकिन आपने तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया। अब देखो हमने यहाँ पे इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स निकालना है। तो अब हम यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन आया है, अगर हम इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, मतलब क्या, यहाँ पे हमारा जो कॉस ऑफ एक्स आंसर आया है ना, कॉस ऑफ एक्स, और हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू क्या इंटीग्रेशन करेंगे, देखो हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफ्रेंशिएट किया था ना, इसीलिए हम इसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। तो कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ एक्स। तो हमारे यहाँ पे साइन एक्स आ गया ना, जो हमें निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स ही हमें निकालना था। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम एक ही फंक्शन का सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करें और बाद में अगर हम उसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वही वापस आ जाएगा। ओके, इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का एडवांटेज लेके हम DUIS रूल अप्लाई करते हैं। देखो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, बाद में आपको हमें पूरा क्वेश्चन एक बार और समझा देंगे कि हमने एक्चुअल में क्या क्या किया है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ आई डैश डी अल्फा, मतलब क्या, आई डैश मतलब क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/α+1 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 1/α+1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या होगा, log ऑफ α+1 प्लस सी होगा ना। आ गई बात समझ में। तो देखो हमने यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आप इसे समझ जाओ तो आप इसे हर क्वेश्चन में इसी प्रकार आपको अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें अल्फा की कुछ इस प्रकार वैल्यू निकालनी है। देखो इस फंक्शन में आपको अल्फा की कुछ इस प्रकार वैल्यू निकालनी है, जो अगर हम इस फंक्शन में अल्फा की वैल्यू प्लग इन कर दे तो हमारा आई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो x⁻0 1, 1 - 1 0। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 रख दें तो हमारा आई का वैल्यू भी 0 हो जाएगी ना। आ गई बात समझ में। हमें अल्फा की वैल्यू कुछ इस प्रकार रखनी है जिससे जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू भी 0 बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ पे हमें -1 दिख रहा है ना, तो हमने क्या किया, x⁻α को हमने 1 बनाने की कोशिश की। हम x⁻α को 1 कैसे बना सकते हैं, जब हम अल्फा की वैल्यू प्लग इन कर देंगे
तब हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब हम अब हमें एक बात तो पता चल गई, जब हम अल्फा की वैल्यू 0 रख देंगे तब हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी ना। तो हमने क्या किया, इसी चीज़ का एडवांटेज लेते हुए देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस सी। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने क्या किया, देखो अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 रख दें मतलब क्या, लॉग ऑफ 0 प्लस 1 प्लस सी, तो आई की वैल्यू क्या बनेगी 0। लेकिन देखो लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, इसी का मतलब क्या हुआ, सी की वैल्यू भी 0 आ गई। ओके, इसी का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1। आ गई बात समझ में। देखो मैं आपको अब सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स यूज़ किए। देखो अब हम वापस एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, वेट अ सेकंड में पेन का कलर चेंज करता हूँ। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो भी क्वेश्चन था, ओके, उस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारा पैरामीटर क्या है। इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को देखते ही हमें समझ में आ गया ना कि हमारा पैरामीटर का फंक्शन है अल्फा। देखो अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो भी पैरामीटर का फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन है उसको हमने आई मान लिया, ओके, और इसी आई के जो भी इक्वेशन है उसको हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर किया। मतलब क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा किया, बोथ साइड, ओके। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा कुछ इस प्रकार का फंक्शन था तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है वो सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ओके। तो इसको हमने लेबनिज रूल के मदद से सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा किया और बाद में उसका इंटीग्रेशन लिया। ये है हमारा लेबनिज रूल, हमने यहाँ पे लेबनिज रूल को अप्लाई किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसी फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको सॉल्व किया तो हमारा कुछ इस प्रकार आंसर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, देखो ये हमारा आई डैश बना, लेकिन हमें तो निकलना है आई, तो हमने क्या किया, इस आई डैश को वापस आई में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार आंसर मिल गया। अब ये तो हमारा आंसर आ चुका है, अब हमें बस इसी को ऑप्शंस के साथ चेक करना है कि क्या हमें सी की वैल्यू निकालने की नीड है या नहीं है। अगर आपका ऑप्शन डायरेक्टली मैच होता है तो आपको बस यहीं पे स्टॉप हो जाना है, लेकिन अगर आपको सी की भी वैल्यू ऑप्शन में दी हुई है तो आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सी की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा आई का फंक्शन था वो उसको 0 बनाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ अल्फा। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम इस फंक्शन में अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा आई का फंक्शन भी 0 बन जाएगा ना। अब इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए हमने क्या किया, इस आई के फंक्शन में अगर हमने अल्फा की वैल्यू 0 रख दी तो हमारा आई का फंक्शन भी 0 होता है। इसी बात का एडवांटेज लेते हुए हमने यहाँ पे सी की वैल्यू निकाली जो हमारी 0 आई। इसी का मतलब क्या हुआ, लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1 हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया, ओके। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लिया। देखो इसमें हमें बस बेसिक कुछ 3 से 4 ही स्टेप्स को फॉलो करना है। देखो अगर आपको ये सब चीज़ अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, पहले ही टर्म में पहले ही प्रयास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अब आपको इसे सिर्फ एक बार 2 बार देखो, हमने कौन कौन से स्टेप्स की बस उसे देखो। अब आप देखिए, आप ऐसा मत सोचना कि ये बहुत मुश्किल है, अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप इस चीज़ को छोड़ दोगे। हमने सबसे पहले आपको हम इस कोर्स में डिफिकल्ट टॉपिक सिखा रहे हैं, उसका रीज़न बस यही है कि अभी आपके पास एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 मंथ्स है, तो आपका माइंड अभी बहुत कूल एंड काम है, तो अभी आप डिफिकल्ट चीज़ें जल्दी से सीख सकते हो। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हम आपको सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक समझाने की कोशिश करने वाले हैं, और उसके बाद जो भी हमारे सिंपल टॉपिक्स है ना, मैट्रिसेस, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, उसको हम बाद में कवर करेंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, इसी स्टेप्स को एक बार अच्छे से फॉलो करना है, और आपके नोट्स में बस आपको ये जो भी हमने स्टेप्स फॉलो की बस उन्हीं को नोट डाउन करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, ओके। और आपको क्या करना है, ये जो भी हमारे इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के जो भी बेसिक फार्मूलाज है ना, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, जिससे कि इसके बाद की जो भी हमारे क्वेश्चंस होगी, जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, वो आपको समझने में और आसानी होगी, ओके।
तो ठीक है, हम इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और ऊपर और क्वेश्चन सॉल्विंग देखेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।